वेलकम व्यूअर्स टू दिस एपिसोड ऑफ अनम्यूट। ये अनम्यूट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग नारीवादी आंदोलन जो दुनिया भर में आज भी बहुत ताकत से शुरू है, भारतवर्ष में महाराष्ट्र में बहुत ताकत से शुरू है। ये एपिसोड में हम गए 50 साल नारीवादी आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियाँ रही, व्हाट वी हैव गेन्ड, व्हाट वी हैव लर्नड और आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ नारीवादी आंदोलन के कार्यकर्ता, नेतृत्वगण में जो लोग हैं, ऐसे 3 लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। शारदा साठे जी जो स्त्री मुक्ति संगठन की एक फाउंडर, एक संस्थापक रही है। नंदिता शाह जो अक्षर सेंटर फॉर जेंडर जस्टिस के बारे में काम करती है, उसकी को फाउंडर रही है। और हसीना खान जो बेबाक कलेक्टिव की एक इनिशिएटर, एक फाउंडर रही है। आप तीनों भी अभी एक बड़े स्त्री मुक्ति परिषद, गए 50 साल के महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में अभी तक वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ये तीनों संगठित करने में जुटे हुए थे। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ये पूरे परिप्रेक्ष्य में आगे की दिशा क्या होगी, आगे और लोगों को ये प्रक्रिया में कैसे हम जोड़ सकते हैं, क्या क्या अब तक की सीख है, इसके ऊपर आज की चर्चा में हम फोकस करेंगे। तो पहले जो सवाल हम शुरू करेंगे उसमें हम ये जानना चाहेंगे हर तीनों से, क्या ऐसा उनका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, व्हाई डिड दे कम टू दिस वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वीमेन, कि ये औरतों के संगठन बनाने की प्रेरणा क्या उनके स्रोत रहे हैं। पहले आपके साथ सवाल की शुरुआत करता हूँ शारदा जी। एक 1970 से लेकर 1970 से लेकर एक आंदोलन का इतिहास महाराष्ट्र में रहा है, भारतवर्ष में रहा है। इसमें जो महाराष्ट्र के जो भी अनुभव रहे हैं, जो महाराष्ट्र से जो आप जो जुड़ी हुई थी पूरे यहाँ के जन आंदोलनों के साथ, वो अनुभवों को लेकर आप क्या उसमें से क्या सीख पाए हैं, क्या उसमें से लगता है कि ये स्त्री आंदोलन की, नारीवादी आंदोलन की उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में थोड़ी सी आप बात करें आपके स्रोतों के साथ भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब स्कूल में थी तभी से मुझे ये लगाव था कि मैं नौकरी नहीं करूँगी और जो भी कुछ समाज से मैंने पाया है उसको वापस करने की कोशिश करूँगी। और इसलिए जब मेरा स्कूल का 11वीं साल तक 11वीं का पढ़ाई हो गई और मैं कॉलेज में जाने लगी, तभी से मैं पहले महाराष्ट्र के मजदूर आंदोलन में जुटी। वहाँ उस वक्त महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, गिरणी कामगारों का आंदोलन बहुत बड़ा था और बहुत अहम था। उसमें जब मैं गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये काम बहुत बड़ा है और ये काम करने के लिए बहुत वक्त देना चाहिए। तो उसमें वहाँ तो गिरणी मजदूरों में करीब 50,000 औरतें थी कि जिनको फेमिनिज़म ये वर्ड भी मालूम नहीं, और मुझे भी नहीं था मालूम। मैं फेमिनिज़म का पहले सीख ले लिया और बाद में आंदोलन में गई, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में 70 के दशक में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और वो अकाल में मुझे महाराष्ट्र में पूरी घूमने का मौका मिला। और जो उसमें काम करने वाले थे कि जैसे दुष्काल निवारण निर्मूलन समिति थी, पहले वो निवारण समिति थी यानी, और उसके बाद में वो निर्मूलन समिति बन गई। तो निर्मूलन का मतलब मुझे ये समझ में आया कि इसको पूरी तरह से बदलना चाहिए ताकि आगे फिर से अकाल न पड़े। तो ये पहले नारीवाद, औरतों के कुछ अलग सवाल है, ऐसा कुछ नहीं था। जो समाज के सवाल थे वही नारी के सवाल है, और वो जो समाज के सवाल है वो सवालों को लेकर ही हम चलते थे। तो उसको जब 74 साल में जब पूरे देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अलग अलग संकेत बनने लगे थे कि पहले जैसे 1948 में मानवीय हक का पहला संकेत बना, उसके बाद उसमें उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने ऐसा सोचा कि औरतों की स्थिति पूरे दुनिया में क्या है वो देखें।
तो उसमें उन्होंने जो अहवाल मांगे थे वो अहवाल मांगने को और वो उनको पटल पर लाने के लिए 74 साल तक राह देखनी पड़ी। तो अपने देश का जो पहला अहवाल बना उसमें टुवर्ड्स इक्वालिटी, वो टुवर्ड्स इक्वालिटी अहवाल में जो कुछ औरतों की स्थिति है उसके बारे में अपने देश की जो विद्वान, सिर्फ विद्वान नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण जिनके पास था, ऐसी पूरी अपनी, हमारे से बहुत बुजुर्ग थे और उन्होंने जो काम किया है वो काम हमें बहुत ही हमारा आँखें खोलने वाला काम था। और उसमें हमें ऐसा लगा पैदा हुए और पैदाइशी की वजह से ज़रा ऊपर के स्तर पर है, तो उनको जो मिला है वो नीचे के स्तर पर नहीं जाता है, और वो जब तक नीचे के स्तर पर नहीं जाता है तब तक हमें इसके बारे में संघर्ष करना पड़ेगा। ये पहली जानकारी या पहली समझ ये हमें इसमें से आ गई 74 साल के। और 74 साल में सिर्फ वही नहीं हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सोचा कि औरतों की इतनी सारी श्रम शक्ति है, ये श्रम शक्ति को अगर हम बाज़ार में नहीं लाएंगे तो बाज़ार अधूरा रहता है, और वो बाज़ार अधूरा रहता है इसलिए हमारा जो कुछ साधन संपत्ति है उसमें भर नहीं पड़ते। इसलिए उन्होंने सोचा और जो कुछ सामने आया उसमें करीब करीब 60% संपत्ति औरतें निर्माण करती है और 40% संपत्ति पुरुष निर्माण करते हैं, ऐसा उन्होंने एक अनुमान लगाया, सामने रखा। और वो समझ में आया कि ये 60% क्यों बोलते हैं, असल में देखा जाए तो 100% बोलना चाहिए क्योंकि औरतें सिर्फ कष्ट करती थी इसलिए नहीं, तो पैदाइश करना अलग अलग ढंग से और उत्पादन करना और उसको सबको बटोरना, ये सब काम औरतें करती है और उनको सिर्फ 60% बोलते हैं, लेकिन उनमें से 10% भी उनको नहीं मिलता है। यानी उपभोक्ता वो नहीं है, वो निर्माता है। तो ये सब समझ के हम लोगों ने ऐसा तय किया कि हम भी इसमें अभी औरतों के लिए अलग काम करेंगे। हम पूरे समाज के लिए काम करते हैं, सही है, लेकिन औरतें पिछड़ी हुई है इस पूरे समाज में, और उनको अगर उसकी जानकारी देनी, क्योंकि जब गुलाम होते हैं तो गुलाम को पता नहीं लगता है वो किस तरीके की गुलामी सह रहा है, तो इसलिए उनको उसके बारे में जागरूक करना ये भी अपना फर्ज बनता है। और उसके लिए हमने ये 74 साल से थोड़ा सा काम महाराष्ट्र में शुरू किया था, दुष्काल की वजह से किया था। वो दुष्काल में बहुत सारी उच्च जाति की, जो उच्च जाति यानी मैं नहीं मानती हूँ कोई जाति ऊंच नीच है, लेकिन उस टाइम जो उच्च जाति की घर में बैठने वाली जो औरतें थी वो भी दुष्काल में खड़ी फोड़ने के काम में आ गई थी। इतना बहुत बड़ा दुष्काल था। ये नहीं कि हम लोग सब उनको कैसा संघर्ष करना है ये सिखाने, वो अपने जीवन में से संघर्ष करती थी और वो उनके जीवन का संघर्ष हमें कुछ नई सीख दे रहा था, और इसकी वजह से हमने ये काम शुरू किया। शुक्रिया शारदा जी। But let me come to you, Anandita. You know, I hugely respect you for something कि आप संस्था भी चलाती हैं, संस्था का निर्माण किया, उसे बड़ा किया, और ज़मीनी स्तर पे आंदोलनात्मक एक प्रक्रिया भी में शिक्षण का काम भी करती हैं। ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आंदोलन बिना संस्थाओं के नहीं चल सकता। पूरे विश्व में जितने भी अच्छे आंदोलन हुए उनके पीछे संस्था थी। बट इन दोनों ने को कैसे आप देखती हैं? और एक तरीके से अगर देखें तो महाराष्ट्र में काफ़ी संस्थाएं जो आंदोलन के साथ जुड़ी, हाउ डू यू सी दैट ग्रोथ? उसे आप कैसे आगे देखते हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? और जो मीनार ने प्रश्न पूछा वो तो है ही है कि आप क्यों आए? तो मैं सोशल वर्क में पढ़ाई करती थी, और हम बहुत सारे लोग एक संघर्ष की राह पे चले थे कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, उसको बदलना है। तो वो संगठन में हम जब जुड़े थे तो बहुत ऐसा लगता था कि औरतों को हम सामने ला रहे हैं, मोर्चे में ला रहे हैं, पर उनकी जब समस्या आती है तो संगठन को ऐसा लगता है कि ये सब
बदल हो जाने के बाद हम सॉल्व कर देंगे, अभी इसको नहीं लेना है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो वो कहाँ ऐसा लगा कि ये गलत है। मेरे पर्सनली मुझे लग रहा था कि मैं उन लोगों के सामने नहीं जा सकती, बोल नहीं सकती हूँ कि अगले मोर्चे में आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं उनके सवाल नहीं उठाती हूँ। और वो समय में ही ऐसा मथुरा का केस जो आया, जो हम बहुत सारे लोगों को ये पूरी प्रक्रिया में जोड़ा, और ऐसा लगा कि जब एक औरत के ऊपर, एक 14 साल की आदिवासी औरत के ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर बलात्कार होता है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो उसी का दोष है, तो कहाँ हमें वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लेम उसी के ऊपर आता है। शी वॉज ब्लेम्ड एंड ऑल द पीपल वर अक्विटेड। एंड ये पूरा संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पे चला, और उसमें बॉम्बे में फोरम अगेंस्ट रेप और फिर फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन संगठन का शुरुआत हुई, और मैं भी उसमें जुड़ गई थी। और वहाँ से एक तैयारी हुई कि एक तरह से एक मार्क्सवाद विचारधारा आपके मन में है, पर उसको हम कैसे आगे ले जाएं, उसको स्त्रियों के दृष्टिकोण से कैसे देखें, वो एक समझ बनी। और सो नारी अत्याचार विरोधी मंच की जो शुरुआत हुई, उसमें बहुत सारे 1980 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरा जो रेप का लॉ है उसको हम कैसे बदले, सरकार की जो नीति है इसके बारे में रेप को देखने की, उसको हम कैसे चैलेंज करें। वहाँ से एक शुरुआत हुई थी कि रेप है वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। तो जो हम बोलते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल इज समथिंग दैट केम आउट एट दैट टाइम, दैट एवरी इश्यू इट्स नॉट अ सोशल इश्यू, इज नॉट अ इश्यू ओनली दैट happens to some people, it is a political issue, it's an issue of power. And that was the articulation that really brought us together to understanding ki what are the kind of ways in which we have to challenge the current way of thinking, the way of structures that are there that are reinforcing this kind of thing. And वही समय पे हम लोगों ने शुरुआत की कि बहुत सारे जगह से ये आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर थी, रेप के ऊपर थी, उसके बारे में हमें कुछ अध्ययन करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और इसी से हमने ऑलमोस्ट 35 ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में जाके इंटरव्यू करके, इश्यूज़ एट स्टेक करके बुक लिखी। और वो बुक की पूरी प्रक्रिया में ऐसा एक लगा कि ये पूरी हिस्ट्री कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो पेपर में आता था, पर उसके अलावा लोगों के पास उसको बैठ के उसको अध्ययन करके हाउ डू वी गो बैक, हाउ डू वी लर्न फ्रॉम आवर मूवमेंट्स, एंड दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू ब्रिंग सम लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड विमेन स्टडीज़ को भी लेना ज़रूरी है। और वो एक मूवमेंट शुरू हुई। तो जैसे हम विमेंस मूवमेंट कर रहे थे, ऐसा विमेन स्टडीज़ मूवमेंट भी हुई, जिसमें वो एक सब्जेक्ट करके हर एक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन में ऐड हुआ। तो ये जो बात है कि हम बोल रहे हैं कि विमेंस अंडरस्टैंडिंग एंड अ व्यू पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इट इज़ नॉट ओनली कि अच्छा विमेन एक पिछला वर्ग है, पर उसका एक दृष्टिकोण है, वो हम कैसे बदलाएं, विमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्ल्ड को कैसे देखें, उसको कैसे शार्पन करें, और उसके बारे में बहुत सारी बातचीत होना शुरू हुआ। और विमेन स्टडीज़ के भी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए तभी वो टाइम पे। तो एक तरफ से विमेंस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाएं और दूसरी तरफ से विमेंस स्टडीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो दोनों साइमल्टेनियसली करना ज़रूरी माना। और फोरम अगेंस्ट जो रेप का हमारा आंदोलन था, उसको एक सक्सेस भी मिली, बिकॉज 83 में एक कायदा भी आया। तो एक ऐसा भी लगा कि हम साथ में मिले तो हम कुछ बदल ला भी सकते हैं, और लाने की बहुत ज़रूरत है। और लॉ से बहुत फ़र्क हो गया ऐसा नहीं, पर एक नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होता है, उसको चैलेंज हो गया। तो वो बहुत ज़रूरी था। जब हम ये पूरा 35 ऑर्गेनाइजेशन को देख के वापस आए, तो लगा कि इतना सारा मटेरियल हमारे पास है सबका, और ये कहाँ हम रखेंगे, और इसका ऐसे ही उसको वेस्ट। तो देन द फीलिंग वाज दैट वी शुड ट्राई एंड ब्रिंग इट टुगेदर, एंड साइमल्टेनियसली इंटरनेशनली देयर वाज अ राइट टू इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे, काइंड ऑफ अ मूवमेंट गोइंग ऑन। तो इंफॉर्मेशन एज पावर
was a movement. And so we said that why are we not talking about women's information as also power? And that's where the idea of institutionalizing, coming up with a resource center as a concept, which will support the movement, which will actually enhance the reflection, documentation and disseminate. तो हम बहुत सारे छोटे पब्लिकेशन से लोगों तक पहुंचते थे, जो विमेंस मूवमेंट की डिबेट होती थी वो उसको हम लोगों तक पहुंचाते थे कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. तो उससे शुरुआत हुई और फिर बहुत जल्दी ऐसा लगा कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन करके, लाइब्रेरी करके बैठ के नहीं चलेगा, हमें लोगों तक जाना पड़ेगा, उसको इंस्टीट्यूशन वो इन्फॉर्मेशन लेके. और उससे पूरा अक्षरा का जो विचार था कि हमें इंफॉर्मेशन को लोगों तक लेके जाना है, एंड दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी. इंफॉर्मेशन को हम कैसे ले जा सकते हैं. जैसे वो नंदिता ने बोला, वो एक स्तर पर पढ़ी लिखी ऐसी लड़कियां, उसमें यंग लड़कियां आ गई. लेकिन जब हमने काम शुरू किया 74 में, तो हमारे सामने पूरा जो समुदाय था, जैसे कि हम बोलते थे हम खेत मजदूरों में जाएंगे, गृहिणी कामगार स्त्रियों में जाएंगे, तो ये सब अनपढ़ थी. और अनपढ़ होने की वजह से उनको जो समझता था वो लिखने से नहीं समझता था, उनको जो है बोली भाषा में समझता था. और बोली भाषा समझने का भी भाषण नहीं, भाषण करेंगे तो वो सो जाएंगी. ये सोच रहे थे कि क्या करें इनके लिए. तो हमने ये सोचा कि हम कला पथक बनाएंगे, और कला पथक के माध्यम से उनको नए, यानी पुराने गाने लेकिन नई सीख. तो पुराने गानों की जो ट्यून है, जो जिसको हम लोकगीत बोलते, तो लोकगीत को लेके हम हमारा नया विचार जो है उसमें डालने की कोशिश करेंगे और वो लेकर उनके साथ जाएंगे. और मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि वो गीत आज तक लोगों के मन में है. और जब हम उनको, हमारा पहला 20 नए पैसे थे कीमत, 20 नए पैसे कीमत थी. और हम जब गाना गाते थे तो वो औरतें आके हमारे पास मांगती थी वो, और वो बोलती थी, हम तो पूछते थे अरे आपको पढ़ने लिखने भी नहीं आता, ये किताब का कुछ चाहिए. और नहीं, हम रखेंगे साथ में, हमारे बेटे बच्चे जो है वो हमें पढ़ के बताएंगे. और वो पढ़ के बताएंगे, या तो हम तो औरतों का ऐसे भी तो वो भी वगैरह सब पाठ होता है, हाँ, तो वो हमारा हो जाएगा. और पूरे महाराष्ट्र में औरतों के जो नए सीख वाले जो गीत है वो आज तक चलते हैं, आज भी चलते हैं. Hasina, again, you know, I've known you for quite a few years, and really, I've always given a salam to your courage. But you know, I think in a Gen Next space which you bring to the women's movement, I mean, women's movement has always organized itself differently. Dalit women, Musliman women, Mazdoor women. बट आई थिंक आपने जो इसकी पूरी इंटरसेक्शनैलिटी को देखा और एक अलग तरीके से जो संगठन बना रहे हैं और जो सोच आपने रखी, वो मेरे लिए आई थिंक विमेन मूवमेंट में एक अगला कदम मैं उसे देखता हूँ. हाउ डू यू सी दैट एवोल्यूशन, और हाउ डू यू सी दैट रोल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द मूवमेंट. बट अगेन मीनार का सवाल तो है ही, क्यों आए आप इस मूवमेंट में? तो मैं जिस परिवार से आती हूँ वो काफ़ी एजुकेशन और जेंडर के मामले में बहुत कमज़ोर समझ रखती थी. तो घर में बहुत लड़कियाँ थी और सभी को अपना ब्रेड बटर बनाने का एक था कि तुम अपना, जैसे हम 7-8 ईयर्स में पहुंच गए, 7-8 साल के, हम सब ब्रेड बटर की तरफ काम करने लगे. तो एजुकेशन और आपका पीछे होता गया क्योंकि आप बाल मज़दूर की तरफ जा रहे थे. और दूसरा था कि क्योंकि और लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो उसका जो परिवार का देखने का जो दृष्टिकोण है वो है कि हम बर्डन है वहाँ पर. तो ये सिर्फ एक मेरी फैमिली की बात नहीं है, ये परिवार का जो मेरा पर्सनल अनुभव से जब मैंने आसपास में देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे जैसे घर, हमारे घर के जो अनुभव है वो बहुत सारे लोगों के अनुभव है. कि एक तो बेटियां, और दूसरा एजुकेशन नहीं, तीसरा
कोई नज़रिया नहीं जिसमें औरतों के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई के बारे में सोचा जाए या उनकी पसंद के बारे में सोचा जाए। तो ये जो तीनों चारों जो अनुभव जो मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से गुजरे थे, वो मुझे बहुत छुए थे, मुझे बहुत डिस्टर्ब भी करते थे। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे हम शहर में तो आए लेकिन हम गांव लेकर आए। तो गांव लेकर आए तो हम जाति पंचायत भी लेकर आए, गांव के रिवाज भी लेकर आए तो हम जाति पंचायत भी लेकर आए। और जाति पंचायत में पूरा एक मेल डोमिनेशंस का जो पूरा एक रोल था वो भी लेकर आए। तो मेरे परिवार के अंदर हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर जो हमारा परिवार जो बम्बई में रहता था या बम्बई के आसपास में रहता था, हम लोगों को पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। हम सब लोग अपने ही कम्युनिटी के पंचायत में जाके बैठ के बात कर सकते हैं। यदि अगर हमें ऑब्जेक्शंस हो तब भी हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अगर हमने उसके अगेंस्ट में किया तो हमारा सोशल बाइकआउट हो जाएगा, जैसे बोहरा कम्युनिटी में आज भी होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर था। और सबसे ज़्यादा प्रेशर मैंने देखा कि जो औरतें हैं जो अपने ऊपर हिंसा के बारे में बात करती हैं या उनके माता पिता बात करते हैं, तो उनके माता पिता को भी पनिशमेंट मिलता था। और ऐसे पनिशमेंट मिलता था जहाँ पे एक हिटलर शाहिद नज़र आती थी कि तो ये वातावरण मैंने ये माहौल मैंने बचपन से देखा और तो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। और मैं एक्चुअली मैंने तब से ये मर्दों की जो पंचायत जमातें जो देखी, मुझे लगा कि औरतों की जमात पंचायत होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब शुरू हुई तब वो ऑलरेडी बन चुकी थी, पर इसका अनुभव मुझे नहीं था कि ये ऐसी जमातें औरतों की ज़रूर होगी। और मेरे सामने एक ऑर्गेनाइजेशन दिखा जिसका नाम आवाज़ निस्वा है, और उसे देखकर मुझे महसूस हुआ और बहुत दिल को छुआ कि अरे यहाँ तो औरतों के संगठन हैं, तो ये जाति पंचायत जहाँ पे मर्दों का राज है, इसको धक्का मारा जा सकता है। तो मैं वहाँ शामिल हुई, और वो शामिल नहीं, मुझे ज़्यादा एक पॉलिटिकल सोच जो है वो वहाँ से शुरू हुई। तो मेरी तालीम बड़ी लड़खड़ाती हुई। मतलब मुझे तालीम हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मतलब स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म या कोई भी चीज़ें, या स्कूल का वक्त पे जाना, इट्स नॉट वेरी इजी टू गो टू द स्कूल एंड पीपल, माय फैमिली वाज सेइंग कि अच्छा तुम जाओ, और बहुत ही एक्सेप्टेबल था और बहुत ही फेवरेबल था। वो उस तरीके का नहीं था, स्कूल जाने का स्ट्रगल भी बहुत था। तो एनीवे ये पढ़ाई जैसे जैसे हम पढ़ते रहे तो हमें यह समझ में आ गया कि एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन के ज़रिए ही तुम घर से निकल सकते हो बाहर, और तुम इस तरह के माहौल को बदल सकते हो जो माहौल आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो उससे जब ये संगठन की पहचान हुई, और वहाँ से मेरी अपनी पहचान हुई। एक्चुअली संगठन की पहचान थी, पर उसने मुझे अपना पहचान दिलाया, और वो पहचान मैंने उसको राजनीतिक लेवल पे लिया, मैं उसको व्यक्तिगत लेवल पे नहीं ली। मैंने कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ये सोच को अपने समाज के, अपने परिवार के और अपने मोहल्ले गलियों में जाके लोगों तक लाना चाहिए। मैंने जब ये संगठन से मेरी पहचान हुई, तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा मेरी पहचान हुई, तो मेरी पहचान मेरी बॉडी के साथ हुई, मेरी पहचान मेरी आइडेंटिटी के साथ हुई, मेरी पहचान मेरे मज़हब के साथ हुई, और मेरी पहचान जो थोपी गई राजनीति है उसके साथ हुई। तो इन चारों को लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि घर में उस तरह के परेशान देखते रहना किसी को पसंद नहीं था, ना उस तरह की कोई जगह थी। और तालीम तो बहुत मुश्किल से मिली, तो वहाँ पर भी आपको एक समय के पाबंद थे कि आपको तुरंत घर पे आना है, क्योंकि काम आपका इंतज़ार कर रहा है घर पर। तो ये सारे माहौल में मुझे मौका मिला इस संगठन के साथ जुड़कर, और फिर मैंने वहाँ से, मैं नहीं कहूँगी एक्चुअली, हमने वहाँ से, मेरी तरह और भी साथी इस मूवमेंट के साथ थे, पर मेरी बात अभी यहाँ हो रही है तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ये कोशिश की कि जो बस्तियों में रहने वाली जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर और उसकी एक्सप्रेशन को लेकर बड़ा कंट्रोल है, और उसको धार्मिक स्थानों में भेजने की एक बड़ी राजनीति है। जबकि मैं भी जा चुकी हूँ ऐसी जगह पर। जब मैंने इसका विरोध करना शुरू किया तो मेरे परिवार को लगा कि मेरा दिमाग ख़राब है, तो उन्होंने मुझे किसी और जगह पे भेज दिया, जहाँ मुझे 2 साल लगे ठीक होने के लिए। मतलब मुझे अपने आप को उनको बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, आप ही बीमार हो। तो ये माहौल से जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि
कि एक तो क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, तो मुसलमान औरतों की क्या ज़िंदगी है वो लोगों को मालूम होना चाहिए। और दूसरा है कि मुसलमान औरतों की अलग अलग पहचानें हैं, और वो पहचानें क्या क्या है। मतलब आप जो हमें जो आप हमें जिस खैमे में, जिस बॉक्स में हमको डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो खैमा जो है वो हमने नहीं बनाया, वो आपने बनाया है। उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और वो हमने जब ब्रेक करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, तो ये बहुत मुश्किल दे था, क्योंकि आपका क्लास, आपका कास्ट, आपका लोकेशन जो है वो बहुत आपको आप कौन है वो आपको बहुत असर करता है, वो बहुत कंट्रोल करता है। दूसरा, जो मैं जिस संगठन के बारे में पहले जिक्र किया, वहाँ पर जो वायलेंस की औरतों के बारे में वायलेंस थी, मैं उसको समझने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत लंबा समय गया अपने आप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और फिर धीमे धीमे मैं अपनी बातें करना शुरू किया। और जब धीमे धीमे बात करना शुरू किया, तब एक बहुत बड़ा माहौल हमारे देश में हुआ, वो तब बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बात। तो वो जब वो माहौल बना, तो एक तरह से औरतों के सवाल, दूसरी तरह से मार्जिनलाइज महिलाओं के औरतों के सवाल, और तीसरा इस देश में जो एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत जिसका हम इतने सालों से नारा देते रहे हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में हम हमेशा बात करते रहे हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। तो इन धक्कों ने और इस मार्जिनलाइज कम्युनिटी की महिलाओं के अनुभव ने ये दोनों को एक तरीके से सिमट दिया। और वो सिमटते हुए हम और पीछे चले गए। तो कोशिश ये रही कि जो मेन स्ट्रीम विमेंस मूवमेंट है, वहाँ जाके फिर हमने बात करना शुरू किया। वहाँ कहा कि क्या मार्जिनलाइज महिलाओं के सवाल है, क्या मुसलमान औरतों के सवाल है, क्या हमारे एजुकेशन के सवाल है, क्या हमारे गली मोहल्ले और हमारे परिवार की जाति पंचायतों का जो कंट्रोल है उसके क्या सवाल है। और साथ साथ में इस देश में एक नागरिक होके आज़ादी से रहने की जो संविधान अधिकार देता है, वो हमारी आज़ादी को कंट्रोल करता है, हमारे अस्तित्व को धकेलता है, हमारी पहचान को ख़त्म करता है, और हमें कागज़ दिखाने की राजनीति करता है। तो ये जो मुद्दे हम लेके गए विमेंस मूवमेंट के अंदर, वो भी अपने आप में बहुत चुनौती था, क्योंकि कुछ भी स्पेस तैयार नहीं था। या ऐसा नहीं कि विमेंस मूवमेंट सब कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार था। उन्हें भी अपनी एक स्टडी की ज़रूरत लग रही थी। जैसे मैं अपनी बारे में बात कर रही थी, उन्हें भी एक समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि विमेंस मूवमेंट भी अपने आप में एक बहुत डाइवर्सिटी मूवमेंट है। वो एजुकेशन, लोकेशन, जेंडर, कास्ट, अनुभव सबके बहुत अलग अलग है। उम्र का भी कितना बड़ा अनुभव है। 70 के दशक की बात कर रहे होते 90 के दशक में आ गए। तो ये दशक को भी थोड़ा और आगे लेके जाना और इंक्लूसिव लेवल पर उसके अंदर लाने की कोशिश करना, वो कोशिशें हम करते रहे। और फिर इस देश में माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी औरतें हैं, उसकी जो नागरिकता है, जो इस वक्त उस वक्त जो 92 के दौर में बिल्कुल जिसको बहुत ही झंझोड़ दिया था, उसको वापस रिक्लेम करने वाली बातें जो है वो शुरुआत हुई। और ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि चौथा मसला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी था, जो बहुत मिड ऑफ 80 से शुरू हो गया था। तो हम तो ये सारे मुद्दों से दरकिनार होते होते हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के दहलीज पर ही बैठे थे। वहीं पर हम ABCD इंटरेक्शन कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक, डिवोर्स वगैरह वगैरह। तो सारे मुद्दे एक तरफ जा ही रहे थे। ये मुद्दे जो है वो एक उस तरफ वो बहुत पीक पे था, या उसके बारे में बात हो रही थी। औरतें अपनी नागरिक अधिकार लेकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अधिकार को लेकर 80s में वो आ चुकी थी, लेकिन उसकी जगह बनते जो है वो 90s और मिड ऑफ द 90s में उसकी बातें शुरुआत हुई। बट या थैंक यू हसीना, बिकॉज जो एक चीज़ मैं ले रहा हूँ इसमें से कि अल्टीमेटली व्हेन यू लुक इनसाइड एंड अपने खुद के इतिहास को देखो, तो आप बाहर की दुनिया को ज़्यादा अच्छी तरह पहचान सकते हो। एंड आई टेक दैट फ्रॉम योर लाइफ स्टोरी सो मच, एंड थैंक यू फॉर दैट। एक बात ऐसी है कि संगठन करके कुछ ऐसा दिमाग में भी नहीं था। इकट्ठा होना और बात करना और लोगों के सामने लेके जाना, संगठन नहीं था, लेकिन विचार था। विचार होने की वजह से वो विचार लेके उसके जरिए लोगों को उस विचार पर लाना, वो कैसे लाना है, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हम लोग सब लोग ढूंढ रहे थे। ये जब आई मूवमेंट में,
तो ये सब पढ़ी लिखी औरतें थी और उनको एक अलग तरीके का माहौल मिला था। हमारे लिए वो माहौल नहीं था। हमारे लिए सिर्फ एक बात थी कि समाज में अन्याय है, वो अन्याय को दूर करना है और उसके लिए औरतों को संगठित करना है और संगठित करते करते ये भी देखना है कि वो समझ पाए और वो उसमें खुद के सवालों के लिए खुद खड़े होके और उनमें से लीडरशिप बने। तो ये बात करने के लिए जब हमने शुरुआत किया था तो वो पहला विचार मन में जो आया 74 साल में जब सब घूम के आए तो हमने बोला कि इसको हम स्त्री मुक्ति ही कहेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्त्री पुरुष समानता कहो, क्योंकि मुक्ति का अर्थ होता है कि कुछ भी करो, तो ऐसा मुक्ति का अर्थ। तो हमने उनको समझाया कि ये मुक्ति का अर्थ स्वैराचार नहीं है, ये मुक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। और ये इसलिए हम मुक्ति ये शब्द लेके ही लोगों के सामने जाएंगे, हम इसमें बदली नहीं करेंगे। और इसका अंग्रेजी लिबरेशन है, लिबरेशन, वुमेन्स and it's a very लिबरेशन powerful और एमेंसिपेशन, मोर देन दैट, इट इज एमेंसिपेशन। But Nandita, you wanted to add to this, or No, I was just saying that at that time different organizational structure emerged. So one was organization like Stri Mukti Sangatna, then there were organization like Forum Against Oppression, then Akshara Center kind of organization which was servicing, like Women's Center came up. So what was happening was when people started coming to you as a platform, you had to respond to their real issue. So you had to give an institutional response to it by setting up. So Women's Center came up, and what happened in Maharashtra or happened in many different parts of the country. So you see what has happened. Saheli was there. Saheli also came up with supporting women in counseling. In Hyderabad, organizations emerged. So IVED came. So many organizations, even Rural Women Liberation Movement in Chennai. So very different ways in which institutional responses happen, and they happen in a way to respond to immediate need that women were coming to them for. So, you know, it wasn't that, okay, we are taking only legal struggle. We had to respond while the legal struggle is happening, all the other day-to-day realities of women. And it was also at that time, trade unions also started looking at women's smaller committees. So I think some of those initiatives were also happening. So you had this multiple ways in which women who were wherever they were started to look at what is the content of that time. So now we're actually shifting into that area in terms of how different ways of organizing कि औरतों के संगठन बनाने की प्रक्रिया में क्या अलग अलग इन्फ्लुएंसेस आए। तो शारदा थोड़ा सा आप इसके ऊपर कि आप एक पहले से आपने देखा है कि अलग अलग ढंग के संघर्ष और उसमें एक नारीवादी दृष्टिकोण लाने का, फिर वो मजदूरों के संघर्ष हो, जाति के खिलाफ के संघर्ष हो, एक ढंग से मैं तो यह भी कहूँगा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी जो काम महाराष्ट्र में हुआ कि चैलेंजिंग द सुपरस्टिशंस, उसमें भी एक नारीवादी दृष्टिकोण लेकर कैसे आगे आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी में एक आपको ट्रेंड दिखता है, एक प्रक्रिया दिखती है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर, और फिर इससे महाराष्ट्र की जो प्रक्रिया रही उसका एक राष्ट्रीय संदर्भ कैसे रहा, उसका इससे राष्ट्र की जो प्रक्रिया थी, पूरे देश में जो नारीवादी आंदोलन चल रहे थे उनमें क्या सीख मिली, उनसे महाराष्ट्र में हम क्या ले आए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से बाकी आंदोलन ने सीखा, लेकिन बाकी आंदोलन से भी महाराष्ट्र ने सीखा, जो अलग अलग उदाहरण नंदिता दे रही थी। थोड़ा उसके ऊपर बातचीत नहीं, हम लोग ये चाहते थे कि जब विचार करने को लगे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने गुजरात में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, सब जगह नारीवाद के फुटवे आ रहे थे और वो अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुभव से आ रहे थे। तो हमें उसमें से लगा कि ये जो अनुभव है औरतों का, ये औरतों का अनुभव कौन से भी भाषा में हो, स्तर में हो, जाति में हो, धर्म में हो, वो उनका जो है थोड़ा सा एक आवाज़ है, अपनी आवाज़ है और वो नारी आवाज़ है और उनको कुछ अलग कहना है जो पुरुष सत्ता आंदोलन में चलता है। सिर्फ जैसे ट्रेड यूनियन में बहुत सारी औरतें थी लेकिन लीडरशिप पूरी पुरुषों की थी। मुझे एक सवाल पूछना है इसमें, और मुझे समझना है कि वो जो आप फूटना कहते हैं
वो जब अत्याचार बढ़ता है तो फूट ज़्यादा होती है, नहीं नहीं कि कम होता है तब फूट ज़्यादा होती है? When does नहीं, वो जैसे मुर्गी और अंडा का जैसा सवाल है। बिल्कुल, बट फिर भी अगर मुर्गी और अंडा का भी अगर सवाल है तो क्या ये एक दूसरे को पूरक है? ये एक दूसरे को पूरक है ऐसा मैं नहीं मानती। तो क्या मैं मानते ऐसा हैं? मानती हूँ कि सवाल तो है, उसको सामने लाने के लिए जो अंदरूनी बात होनी चाहिए और वो बाहर उभर के आनी चाहिए, उसके लिए समझ होनी चाहिए। तो ये समझ देने वाला जो एक पहला पड़ाव था वो मार्क्सिज्म का था। वो पड़ाव ने हमें ये सिखाया कि समाज में वर्ग है, उसमें शोषण होता है और शोषण होने की वजह से हम लोगों को वो शोषण के खिलाफ संगठन करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये मानते थे कि नारी तो हर एक अपने अपने वर्ग के तबके में सबसे नीचे है, फिर भी वो वर्ग के हिसाब से सब बर्ताव नहीं होता है, अलग अलग ढंग से होता है। और उसको अगर वो शोषण की भाषा समझनी है तो उसको अपना खुद नारी करके क्या शोषण होता है ये उनको समझना चाहिए। और वो मार्क्सवाद में एक प्रकार की ये हम नारीवाद में डाली हुई भर है, भर का मतलब अपना कंट्रीब्यूशन। और ये समझने के बाद हम लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ हम तो हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सब जगह की औरतें यही बात कर रही है अपनी अपनी भाषा में। तो इसका मतलब है कि ये सवाल सिर्फ अपने लोकल सवाल नहीं है, ये ग्लोबल सवाल है। और ग्लोबल सवाल होने की वजह से ये आंदोलन जो है उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ समझ है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ ही नहीं है, सिर्फ समझ है, और वो सबकी एक हो सकती है। और इसलिए हमने नारीवाद का जो अभी जब हमारी ये हो गई कॉन्फ्रेंस, तो हमने ये लिखा कि समाज को बदलना है तो नारीवाद को लेकर ही बदलना है। अगर समाज को बदलना है और शांतता, अहिंसा, इन सब ये रास्ते पर से लेके जाना है तो सिर्फ नारीवाद उसको लेके जा सकता है, पुरुषसत्ताक समाज रचना उसको आगे लेके नहीं जा सकती। बट शारदा जी जो मीनार सवाल पूछ रहा है, आई थिंक वो मेरे लिए अभी भी बहनों ने एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स बनाए, फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स, जो एक तरीके से पुरुष जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, मैनेज करते हैं, उससे बहुत अलग तरीका रहा। वो हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ इमर्ज एंड डेवलप, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है मर्दों को उससे सीखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्दों को और बहुत कुछ सीखना चाहिए। So, हसीना भी बात करना चाहती है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो पहली बात है कि जो इंटरसेक्शनलिटी की जो बात सवाल पे पूछा गया था, ये 80s और 90s में विमेंस मूवमेंट के सामने जो चुनौतियाँ थी वो एक तो देश को के सिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी मिले, देश के नाम से लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो लोगों की सिक्योरिटी की बात हो, और देश में रहने वाले जो लोग हैं जो वल्नरेबल है अपनी अपनी अलग अलग पहचानों की वजह से, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनके मुद्दे रखे जाए। तो ये विमेंस मूवमेंट के लिए इंटरसेक्शनलिटी उस लेवल पे थी कि हम सभी को एक साथ लाने के लिए हम अपने भाषाओं में क्या बदलाव लाएंगे। तो विमेंस मूवमेंट जैसे शब्दों को हमने कुछ सालों के बाद में हम कहने लगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो हम व्यक्तिगत लेवल पर हम सब लोग अपने आप को एक फेमिनिस्ट पर्सन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ज़िंदगी उस तरह से जीते हैं। लेकिन आप एक कलेक्टिव मूवमेंट की तरफ आते हैं तो हमको उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहना चाहिए। विमेंस मूवमेंट की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट ये शब्दों का जो शब्द यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंक्लूसिव लेवल पर, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इंक्लूसिव लेवल पर हम लोगों को लाना चाहते हैं। तो जो पुरुषों की जब बात हो रही है तो हम लोगों को पुरुषों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पुरुषों से प्रॉब्लम करेंगे, अगर हम मैस्कुलिनिटी का से प्रॉब्लम होगा तो हमको फेमिनिटी से भी प्रॉब्लम है, यू नो। तो हमें वो उस सत्ता से प्रॉब्लम है जो अपने
अपनी जेंडर के और धर्म की और जाति के लेवल पर वो एक सत्ताधारी माहौल बनाना चाहता है, जहाँ पे वो एक्सक्लूड पॉलिटिक्स करना चाहता है। तो विमेंस मूवमेंट को ये समझ में आना शुरू हुआ। एक तो है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी के लेवल पर है, दलित मूवमेंट से समझ में आ गया, सेक्स वर्कर्स ग्रुप से समझ में आने लगा, क्वेयर और ट्रांस कम्युनिटी से समझ में आने लगा कि हम इंक्लूसिव लेवल पर विमेंस मूवमेंट, ये इन मुद्दों के साथ हम आगे जाके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में अगर हम जाएंगे तो हमें फेमिनिस्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करके ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इन सभी साथियों को साथ में लेकर आएंगे। हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी संगठन हो वो तो हमारे लिए इंक्लूसिव है। नारीवाद के लिए वो इंक्लूसिव है इसलिए कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से खड़े हो रहे हैं, अपने अपनी जगह पर खड़े हो रहे हैं। जो राजकीय या सियासी पॉलिटिक्स जो चलता है उसमें वो नहीं है, वो हमारे लिए है। वो बोलते हैं हम सब लोग बाद में इकट्ठा आएंगे, पहले अपना अपना अलग अलग खेमा बनाएंगे और बाद में इकट्ठा है। नारीवाद में ऐसा नहीं हुआ है। नारीवाद में ऐसा हुआ है वो एक्सटेंशन होते गया है और वो एक्सटेंशन सबको साथ में लेने के लिए होते गए। तो ये जो चीज़ है इसमें पहले जो सबसे पहले अहम सवाल जो आया वो पूरे देश में हम लोग देख रहे थे कि ये इतनी हिंसा क्यों हो रही है, रेप और डाउरी के खिलाफ क्यों लड़ना पड़ता है। कानपुर में 3 लड़कियों ने फांसी लगा ली खुद को पंखे के ऊपर। हमारे दिल में बहुत चुभन थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसे इस तरीके से औरतों को क्यों, जो मर्दों को जन्म देते उसको भी यही सहना पड़ता है, ये क्या बात है। इसको जरा टटोलना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसका असलियत क्या है, उसके बारे पीछे कौन सा विचार है, ये लोगों के सामने लाना चाहिए। और खास करके 2 सवाल उसमें हिंसाचार के जो थे उसके ऊपर पहला जो हमारा सबका ये था कि ये घरेलू हिंसा है। घर में उनको मिलता नहीं है, घर में उनको सुरक्षा नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेगी। घर में उनको मार पड़ती है, सीखने को नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, सबसे पीछे लास्ट में औरत खाती है बचा कुचा। ये सब जो चल रहा है इसकी वजह से उनकी मानसिकता भी दुर्बल रहती है, उनको जीने की जो ख्वाहिश है उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं है खुद का। तो इसकी वजह से हम लोग ये सोच रहे थे कि घरेलू हिंसा जो है वो समाज के सामने आनी चाहिए। ये मथुरा केस के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो ऐसे ही आसानी से नहीं हुआ है, हर जगह वो देख रहे थे और अपने आप नारीवादी संगठन सब एक हो गए उसके ऊपर और पूरे हिंदुस्तान में उसका आंदोलन बढ़ा। वो सिर्फ लीगल लड़ाई नहीं थी, वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, औरतों के अस्तित्व की लड़ाई थी और वो औरतों को समझना ये बहुत जरूरी है। तो कमिन मुझे थोड़ा सा और पीछे ले जाना है कि महाराष्ट्र पे खास तौर पर थोड़ा सा और पीछे, लेकिन आपके बाद मैं आऊंगा। 2-3 चीज़ मुझे ऐड करनी थी। एक तो वो ही टाइम पे इंडियन इकोनॉमी गॉट ओपन टू द वर्ल्ड एंड द होल न्यूलिबरल politics that came in also brought in different challenges. Like you have the whole fishing community facing a different kind of problem. So different level of marginalization got accentuated economically. That was also the background in which why so many different voices came. So there's not one moment. But also remember historically we have the politics of Phule. We have been always singing Savitribai Phule. The people who brought in reform, that time the articulation was not power. The articulation was reform कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. But that politics, that background was there कि जो हो रहा है वो औरतों के साथ नहीं होना चाहिए. So if you look at that, even large number of women who got active in the freedom movement also gave a certain framework कि women can be where they want to be. But articulation in this phase, what we call third phase of the women's movement, is that it needs to be articulated as power. And power not just between men and women, but the पुरुष प्रधान व्यवस्था का जो पावर है उसको हमें समझना है। और वो जब समझने की शुरुआत करते हैं तो सिर्फ वो घर में नहीं है, वो इकोनॉमी में, पर हर जगह पे वो एक notion of patriarchy exists. And that's there in economy, it's there in the way state operates,
it's the way in which family operates, and the challenge that we are doing is challenging all of that. Yeah, but you know, Mina, I think you come in, but I just want to comment on all this thing. And I think from moral, naitik to socio-economic, political analysis, जैसे ज़्यादा sharp हुआ, there, otherwise earlier the reform was all moral and coming a little bit from the religious point of view. And I think that shift is what shifted a hugely the discourse. But नहीं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत आगे, चर्चा बहुत ऑर्गेनिक हो रही है, इसके लिए थोड़ा आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन आपने मार्क्सवाद का उदाहरण लिया कि वो एक पहली एनालिसिस की आपकी पद्धति थी, नंदिता ने फुले की बात की। महाराष्ट्र को एक इतिहास है जिसको हम कहते हैं फुले, शाहू, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा, ये सबका एक इतिहास है। वो इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए उससे हम, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि फुले जैसे लोग जिन्होंने बहुत कंपोजिट स्वरूप में समाज को देखा, वो मार्क्स के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन मार्क्स का राइटिंग अंग्रेजी में था, इसके लिए पूरे दुनिया में पहुंच गया। फुले जी का राइटिंग जो था वो सिर्फ मराठी में था, इसके लिए, लेकिन बहुत रैडिकल आइडियाज़ उसमें थे कि धर्म से लेकर संस्कृति को लेकर समाज को किस ढंग के समाज के नॉर्म्स होने चाहिए। तो इसका जो इतिहास है महाराष्ट्र का, और उससे कहीं भी आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप नारीवादी आंदोलन के साथ बात करेंगे तो सभी लोग फुले शाहू अम्बेडकर की बात करते ही है, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, फातिमा की बात करते हैं कि इन्होंने एक रास्ता खुला कर। तो वो जो सोर्सेस है कि जो सोर्सेस हमारे खुद के एक इतिहास से आते हैं, तो उसके ऊपर आप तीनों भी कमेंट करें तो अच्छा लगेगा। एक बात मैं बताती हूँ, ये जो है ना पहले कि फुले, अंबेडकर और मार्क्स, ये तो हम मानते ही है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो ये सवाल से हुई कि आपने सब जो नारीवाद लाया है यहाँ, वो यूरोप से लाया है, अमेरिका से लाया है, और वो उनको ज़रूरत है, हमारे यहाँ तो औरतों को देवी माना जाता है, उनको क्या ज़रूरत है उसकी। तो ये हमने ये दिखाने के लिए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, यानी हमारे पहले जो 2-3 पीढ़ियाँ हो गई और उन्होंने जो कुछ समाज सुधार के लिए जो सामने रखा, वो समाज सुधारक जो थे वो नारीवाद करके नहीं कहते थे, वो मानवतावादी दृष्टिकोण से भी ये कहते थे कि औरतों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना बिल्कुल गलत है और ये सब बंद होना चाहिए और उनको समान हक मिलने चाहिए। उस टाइम तो घटना नहीं थी, जब आगरकर थे, टिळक थे, उस टाइम घटना नहीं बनी थी, लेकिन ये था जैसे कि औरतों को सती बंदी होना चाहिए। महात्मा फुले ने अपनी पहली किताब जो थी वो शेतकरी के बारे में थी, किसानों के बारे में थी, और वो अब्राहम लिंकन को दी थी। तो ये अंतरराष्ट्रीयवाद जो है ये हमने फुले से ही सीखा है, उसके लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हम लोग ये बोलते रहे कि ये नारीवाद जो है, जो यहाँ का नारीवाद है, और यहाँ का नारीवाद यहाँ के सवालों को लेकर खड़ा हो रहा है, और यहाँ को लेकर खड़ा होने के लिए जो बुजुर्गों ने हमें ताकत दी है उसमें से फुले, अंबेडकर और ये तो है। और उसे अंबेडकर तो अपने 1956 साल तक थे, लेकिन इसके पहले भी महात्मा गांधी ने ये बताया हमें। अपना जो स्वातंत्र्य का आंदोलन है, वो आंदोलन ने हमें वो ये व्यापक आंदोलन में लाया, और व्यापक आंदोलन में लाने की वजह से हम नारीवाद की ओर बढ़ सके। ये हसीना, आपका क्या कमेंट रहेगा इसके ऊपर? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नंदिता ने 90s का जो एरा समय का जो जिक्र किया, 90s के दशक में मैं भी मूवमेंट में शामिल हुई और जो कुछ अनुभव नज़दीक से देखा, वो 90s में एक्चुअली जो फूले अम्बेडकराइट जो थॉट्स थे, जो सोच थे, और जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहे हैं, उर्दू प्रोग्रेसिव राइटर्स रहे हैं, मराठी साहित्य अकेडमी साहित्य जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहे हैं, प्रोग्रामी जो रहे हैं, उन सबको 90s ने बहुत पीछे लेके गया। एक तो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, जहाँ पे एक पूरा बाज़ार खोल दिया गया पूरे वर्ल्ड को कि आओ इस देश को लूटो और इस देश के जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको और मार्जिन में ले जाओ। तो ये एक सबसे बड़ा फेलियर उस समय के दौर में जो भी सत्ता में थी। और दूसरा फेलियर जो था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मतलब जिस दिन जब बाबरी मस्जिद गिराई गई दिसंबर में,
और जनवरी में और दिसंबर में जो दंगे हुए, वो जो दिन उन्होंने जो डिसाइड किया राइट विंग्स ने, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उसी के उसकी उनके उस दिवस को पकड़ के, तो ये भी एक बहुत बड़ा राइट विंग्स का हमारे देश में एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, पॉजिटिव लेवल पे नहीं, बहुत ख़तरनाक तरीके से। और पूरा जो महाराष्ट्र का जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जाति व्यवस्था को धक्का मारने वाला और धार्मिक कट्टरपंथी को धक्का मारने वाला जो मूवमेंट है, उसको इस राइट विंग्स ने वापस लेकर आया अपने तरीके से, अपने अलग धर्म की और जाति के लेवल पर। और जब वो वापस आए, जब उस तरीके का माहौल बनाया, तो उसमें जो करंट जो सरकारें थी वो ये समझ ही नहीं पाई, उनका बहुत बड़ा फेलियर था। मतलब 1984 में उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा जो 40 साल पुराना जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था एक मंदिर को लेकर, उसका ताला खोल दिया गया। मुसलमान औरतें सालों से अपने अधिकार मांग रही थी, उस अधिकार के नाम पे उन्होंने एक ऐसा कानून ला के दे दिया, कहा कि अभी चुप्पी बंद करो, तुमको सब कुछ मिल गया, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से। और तीसरी जो बात है कि जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, वो जाति व्यवस्था को उन्होंने अलग तरीके से उसको राइट विंग्स में तब्दील कर दिया। तो जैसे हम हमेशा, हमारा जो अनुभव रहा है, जो 2002 का गुजरात भी अगर हम देखें, तो दलितों का दलिताइजेशन हुआ है, हिंदुआइजेशन, हिंदुत्ववादी ताकतों ने, हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी ने ये जो जाति और धार्मिक जो इन व्यवस्था को मजबूत किया है। और उस व्यवस्था को मजबूत करते हुए उन्होंने वो सारे फूले और सावित्रीबाई और अम्बेडकराइट मूवमेंट को पीछे कर दिया है। तो विमेंस मूवमेंट के लिए, या आज हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कह रहे हैं, इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का रहा है कि हम दोबारा वापस से, हम 70s की बात करें, हम 80s की बात करें, पर 90s में तो हम बहुत पीछे चले गए। तो हमें 90s के जो अनुभव आए हैं, जब हम 2000 होते होते हम जब वापस इसको समेट रहे थे, इसको समझ रहे थे, तब हमारे सामने गुजरात हुआ, गुजरात जनसंहार हुआ। तो हालतें हमारी देश में बहुत बिखरती गई। विमेंस मूवमेंट जो है 70s में, 80s में एक लार्जर मुद्दे पर आए थे कि रेप लॉ बदलो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आओ, वगैरह वगैरह, कई सारे ऐसे कानून जिसकी ज़रूरत थी। और 97 से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ड्राफ्टिंग तैयार हो रहे थे। अब मैं, नंदू और हम सब लोग इसमें शामिल थे कि कैसे वो 97 से वो चल रहा था, 2005 में ये कानून आया। दूसरा जो मुद्दा था वो ये था कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, लेकिन हम करने लगे, हमें करना पड़ा। तो जब फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन जब शुरुआत हुई, स्त्री मुक्ति संगठन की शुरुआत हुई, उसी समय पर 87 में आवाज़ निस्वां की भी शुरुआत हुई। उसी समय पर 90s में कई सारी ऐसी संस्थाएं आई जिनको एज ए शुरू करना पड़ा कि हम क्वेयर ट्रांस ग्रुप है, हम सेक्स वर्कर्स ग्रुप है, हम दलित ग्रुप है। इसलिए करना पड़ा, इसलिए करने की ज़रूरत हुई, या उसकी ज़रूरत महसूस की गई, शायद वो ज़्यादा अपने संगठित होकर ये मुद्दे को मेन स्ट्रीम मूवमेंट में लेकर आए। जो लार्जर मूवमेंट के अंदर शायद वो मुद्दे जो है वो कहीं तो पीछे रह गए थे, या तो उनकी आवाज़, या वो रिप्रेजेंट नहीं बन रहे थे, हाईलाइट नहीं मिल रहा, या वो खुद रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे। मतलब मेरी आवाज़ को मैं रिप्रेजेंट करूं कि कोई और ना करे। तो ये वाली जो दुविधा, ये वाली जो तकलीफ दे जो डिस्कशन हो रहा था कहीं छुपते छुपाते हुए, वो बाहर आना शुरू हुआ। और उसको भी महसूस किया गया, और उसको उन्होंने महसूस किया जो नॉन एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस थे। एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में चले गए, अपने सर्टन लेवल पर अपने वो एक उस ऑरा में चले गए। लेकिन जो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप है, उन्होंने इस बात को समझा। भाई ऑटोनोमस वुमेन्स पूरा एक इंडिया लेवल पर भी हम समझे, लेकिन उसमें भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस बात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनके ये मुद्दों के रिप्रेजेंट वो करे जो इस आवाज़ से, इस जगह से आते हैं। तो नंदिता, अभी तक जो चर्चा हुई उसको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए, क्या क्या ऐसे कानून, क्या क्या ऐसे पॉलिसीज़ राष्ट्रीय स्तर पर, अपने प्रदेश के स्तर पर आई है, और उसमें एक ये कोई वाटरशेड मूवमेंट्स भी है, जैसे निर्भया बनाओ आंदोलन का है, निर्भया आंदोलन है, ये जो वाटरशेड मूवमेंट्स है, इसके संदर्भ में और उसमें जो एक युवा युवतियों का सहभाग था, उसके संदर्भ में आप किस नज़रिए से देखती है वो इवोल्यूशन को? मुझे लगता है कि जिस ढंग से निर्भया के लिए बहुत सारे लोग
संघर्ष में बाहर आए थे और उसका एक जो माहौल हो गया था जिसके कारण वर्मा कमीशन बिठाया था और उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो मथुरा के टाइम पे भी वही उसी जंग का वातावरण था, पर बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये सब रेप के ऊपर बातचीत से 2012 से ही शुरू हुई है। तो मुझे कहना है कि बहुत सारा संघर्ष उसके पहले भी हुआ है और ये 2012 के पहले भी ये जो चर्चा हुई वर्मा कमीशन को दिया, वो भी चर्चा पहले हुई थी कि हमें ये सब बदलाव लाना है। जो कस्टोडियल रेप की बात हो रही है, अग्रीवेटेड रेप की बात हो रही है। दूसरा मुझे लगता है कि बहुत सारे समय ऐसा लगता है कि हमने लॉ ला दिया तो चेंज हो गया। तो विमेंस मूवमेंट में हमेशा ये माना है कि लॉ लाने से पूरा बदलाव नहीं आएगा जब तक पूरी व्यवस्था में बदलाव नहीं आता, एक सेंसिटिविटी नहीं आती। क्योंकि आज लॉ लाया तो उसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस में बदल आ गया, कोर्ट कचहरी में बदल आ गया। तो ये सब बदलाव आएगा तब हमको सही में वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन और लॉ के बीच में बहुत बड़ी दूरी है, तो वो हमें लानी है। और तीसरी बात है कि लॉ से एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर आता है। ये माना जाता है कि ये गलत है। अभी आज भी लॉ ने माना है कि मैरिटल रेप इज़ नॉट रेप, एंड ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट बिकॉज वी आर सेइंग रेप इज़ एवरीवेयर रेप, you know, without consent. If there is sexual relationship, it is a problematic thing and that we have to count it as rape. पर ये भी आज अभी भी संघर्ष बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये सब संघर्षों को लेके हमें बातें रखनी है यंग लोगों के साथ, जो पहले जुड़े थे, जो आज जुड़ रहे हैं, कि संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ, एक लॉ आ गया, इसलिए संघर्ष हमें कंटिन्यू रखना है क्योंकि ये सब टप्पे हमें पार करने हैं ये पूरी प्रक्रिया को लेके। गगन? या शारदा जी, आपसे बात करनी है। एक आप जो बात कर रहे हैं, ये एनजीओआइजेशन ने फेमिनिस्ट मूवमेंट को क्या किया है, हैज़ इट मेड इट, पुश्ड इट टू सर्विस डिलीवरी वर्सेस मूवमेंट्स। ये पोलैरिटी सब जगह देख रहे हैं हम क्या फेमिनिस्ट मूवमेंट में भी ये हो रहा है, और हैज़ द एनजीओआइजेशन स्ट्रेंथन्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। बट इन द कॉन्टेक्स्ट इनिशियली सारी बातें was on the issue of domestic violence. That was a big जिसको कहते हैं बात हुई थी, और सेक्सुअल हरासमेंट। उसके साथ कायदे भी आ गए, डीवी एक्ट आ गया, पॉश आ गया, सब कुछ हो गया, और immediately lots of NGOs went into consulting, service delivery mode. क्या उसने मूवमेंट को वापस कर दिया? ये पोलैरिटी है। और आपकी इसमें क्या सोच बन रही है कि हमें किसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए? नहीं, वो उसमें हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे डिबेट हो गए कि ये जो संस्थाएं बनी उनको तो कोई पैसे का कोई ठिकाना नहीं था, और वो स्ट्रगल करके वो आगे जाती रही। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये सब इसको स्ट्रेंथन करेंगे और फंडिंग शुरू किया, तो फंडिंग की वजह से फंडिंग का एक अलग अपना तरीका बना। उसके साथ जो हमारी जो मांगे हैं या हमें जो करना है उसको सामने रखने के लिए एक अलग भाषा बनी कि जो हमारी भाषा नहीं है, आंदोलन की भाषा नहीं है, वो एक कुछ ब्यूरोक्रेटिक भाषा बनी उसकी। और ब्यूरोक्रेटिक भाषा बनने की वजह से जो लोगों के साथ हम काम करते थे उनसे हमें अलग कर दिया थोड़ा सा, और वो अलग करने से जो पढ़े लिखे हैं उनकी मदद लेके वो उसका प्रेजेंटेशन वगैरह इसमें हम घुस गए। तो ये इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो करना चाहिए था और जो करने की ख्वाहिश थी उसको छोड़कर हम एनजीओ बन गए, एक तरीके से सिविल सोसाइटी जिसको बोला जाता है। हमें उसकी वो लफ्ज़ की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। हम जब समाज बोलते हैं तो समाज ही है ना, सिविल का है, कुछ नहीं है। लेकिन ये भाषा बन गई, और ये भाषा वो पैसा फंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी बन गई। इसकी वजह से जो एनजीओ बन गए थे, जो जिसका मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है कि लोगों के बीच लोगों की ज़रूरतों के अनुसार काम करना,
वो छोड़कर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो थी भाषा की और काम की, उसको पकड़ के उसको उसमें खेमे में डालने की कोशिश की गई। और उसकी वजह से जो आंदोलन के जरिए बने हुए संगठन थे, वो संगठन आंदोलन से हट गए, मेरे हिसाब से टूट गए। थोड़ा टूट गए। बट आई कम टू यू नंदिता, वैश्विक स्तर पर और इसको आई बीन पार्ट ऑफ विमेंस फंड एशिया, जो पहले साउथ एशिया विमेंस फंड थी, और ग्लोबली फेमिनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो धनराशि पूरे ग्लोबली इकट्ठी होती है, वो डेवलपमेंट फंडिंग का जो भाग है उसका परसेंटेज कम हो रहा था। और एक तरफ फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात बढ़ रही थी, और कोई भी मूवमेंट नीड्स मनी। आई ऑलवेज से गांधी की इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु पेड फॉर इट, इंडिविजुअल्स एंड लार्ज बिजनेसेस। ये फंडिंग का जो पॉलिटिक्स है, ये बताने के लिए और है, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन द होल विमेंस मूवमेंट, वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए आप लोग चिंतित हैं, क्या सोच रहे हैं? आई थिंक ये एक अपने आप में मुद्दा, इसके ऊपर मे बी आपका भी ख्याल क्या है? और मैं बहुत चिंतित हूँ इसके बारे में, क्योंकि फंडिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि गांधी जी के फंडिंग की बात आपने की, लेकिन गांधी जी का फंडिंग ये अलग था। उन्होंने जो कुछ मांगा वो अपने अंग के ऊपर शाल थी उसको देते थे, तो उसका भी पैसा लेते थे, तो वो आंदोलन में जाता था, और वो आंदोलन ही अलग था। अभी हमें वो जो भांडवलशाही के हिसाब से जो कुछ चलता है दुनिया में, और ये भांडवलशाही है सीधी सीधी, तो इसके हिसाब से जो चलता है उसमें हम सर्विस में लग गए, और किसकी सर्विस में लग गए? फंडर्स की। ये बहुत चिंतित करने वाली बात है। फंडर्स के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि फंडर्स को हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसको लिखत पढ़ना पड़ता है, वो अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, हमारी भाषा में नहीं, वो चलता नहीं है। हमारी भाषा में करके भेज देंगे तो हमारा हम फंडिंग कोई देगा ही नहीं हमें। मेरा ऐसा मानना है कि मूवमेंट को इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग कैसे तैयार करें, उसकी तैयारी कैसे करें, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी को हम और मजबूत करें। उसमें जो एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि ये जो सवाल आ जाता है कि इसके ये किया तो फिर कॉप्ट हो गए, तो ये सब जो डायलॉग होता है उसको हम कैसे उसको कैसे स्ट्रेंथन करें। क्योंकि ये जो बोलना है कि मूवमेंट टूट गया क्योंकि एनजीओ इज ऑल्सो स्ट्रेंथन द मूवमेंट, आई फील। एंड ये एक टोटल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको ये अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर कैसे रखें, उसके डायलॉग जो होने चाहिए मूवमेंट में। हम मूवमेंट में भी हैं और हम इंस्टीट्यूशन में भी हैं, पर उसके अंदर का जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम कैसे डायलॉग के तौर पे बाहर रखें, वो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बरकरार उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर के बारे में, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर कैसे करें। एंड उस ढंग से जैसे हम हसीना बोल रही थी, ऑटोनमस वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर नॉट फंडेड आर रेजिंग इश्यूज एंड दे आर keeping tab not only on what state is doing, also tab on all what other organizations are doing. Are you listening to that? Are you responding to that? Are you changing because of that? I think that is a framework we'll have to create, because you can't say they don't have any institution, because see, the lives of women are in a way, we are constantly in relationship with state and we are against state. And that has been a conscious decision of the women's movement, क्योंकि आज जब एक औरत घर से बाहर जाती है मैरिटल होम से, अपने नेटल फैमिली से, उसके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो स्टेट हैज़ टू गिव दैट ऑल्टरनेटिव। सो यू हैव टू कोलैबोरेट विद स्टेट। जैसे स्पेशल सेल फॉर विमेन है, वो पुलिस के साथ बैठ के काम कर, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो औरतों को कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। पर उसके साथ साथ उसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर आके
कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करे, कुछ बातें हमारी नहीं रखे और पॉलिसी के लेवल पे हम काम ना करें। तो ये जो एक दोनों मिलके काम करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा But ज़रूरत है। the point is different. 1 minute, Sharda ji. The point is कि I agree fully with you, accountability mechanism. But अगर संस्थाएं, मूवमेंट्स अपने accountability mechanism ultimately practices पे होते हैं, इधर बात करने से नहीं आते, वो practices, नए practices नहीं लाएंगे तो CSR अपनी accountability mechanism थोपेगी, तो ये contradiction बढ़ जाएगा फिर। तो क्या मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट, नहीं, मुझे लगता है कि CSR के साथ एक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSR का आज का अंडरस्टैंडिंग इज़ इट्स ओके, एजुकेशन के लिए पैसा दो, नो प्रॉब्लम, चैरिटेबल नोशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एमेंसिपेशन है, उसके लिए पैसा नहीं। एनीथिंग दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, लाइक फॉर अस वी गिव स्कॉलरशिप टू यंग गर्ल्स, वी हैव नेवर हैड प्रॉब्लम रेजिंग फंड्स, बट यू से कि वायलेंस के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ करना है, तो देन देर इज़ अ वरी कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं, विच आई थिंक दैट CSR इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी short sighted, because in the larger frame of time, if we don't change the way our society functions, today workforce participation of India is even lower than Bangladesh. It's lower than any of the other South Asian countries. How can we survive as a country and talk about a global, be in the global world and be seen as the global leader if half of our population is not even allowed to work? And not allowed to work because, not allowed to work because, one, there is a whole morality, sexuality control, mobility control. Hamari, in Bombay city, a girl from Govandi has never come to Dadar. That is the first time she's coming to Dadar when she comes to Akshara, which is the kind of mobility control that we are keeping on our girls. And the worry is what? That she will choose her partner. That's the only worry. I mean, what she will face as sexual harassment is one worry, but the biggest worry is, will she choose her partner? Now, the whole idea that why choosing a partner is such a big challenge, and that's why the whole system of caste and this keeping the notion of purity. So, एक मुस्लिम लड़के के साथ कुछ हो जाएगा, एक दलित लड़के के साथ कुछ हो जाएगा, ये जो एक वरी है, उसको हम लोग कोई हैंडल ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये नहीं हैंडल करेंगे, and the second biggest challenge we have is that men are not taught to be doing any work in the house. And we did a survey of 8 cities, young boys and girls from 15 to 29 years of age, and 1.5% of men said that household is my responsibility. I will help, but it's not my responsibility. And they believe, 80% of them said कि हम gender equality को believe करते हैं, but 1.5% of men said that they actually will do something about it. फंडिंग के लिए मैं ये बोल रही थी कि अभी अपने जो कॉन्फ्रेंस हो गई उसमें सेफ्टी ऑडिट हुआ, सेल्फ फंडेड है, किसी फंडर ने फंडिंग नहीं दिया है, औरतों ने अपने खिसे में से पैसा डाल के वो किया है, और इतना बढ़िया सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है कहीं भी। तो जब हम अपना खुद का फंडिंग करना पहले करते थे, जैसे मैंने पहले बोला ना, 2-2 रुपए जमा करके किया, वो काम तो बहुत किया, लेकिन वो पैसा तो लगता है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फंडर्स के लिए वो पैसा मिले इसलिए काम करना, ये प्रॉब्लम हो गई। ये नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। एजेंडा कौन तय करता है, ये सवाल आपको रेज कर रहे हैं। तो एजेंडा का सवाल है वो। Hasina, I want to go totally differently with you for very different reasons. And we share some common concerns and anguish and pain. And you know what I'm talking of. ये laws में, and we have to come now to the politics today, the Hindutva politics today, and ये personal laws के साथ छेड़छाड़ हो रहा है. It's creating a whole division within communities. How the narrative that is being said that we are here to save the Muslim women from Muslim men, ये एक तरीके से बहुत
तोड़ने की जो बात आ रही है, और स्ट्रेट अवे जो लीगल रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा इतबार करने लगे हैं। और मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि लीगल रेमेडीज़ में सच में जगह है कि नहीं, गिवन व्हाट द लीगल सिस्टम इज़। एंड आई थिंक उसके साथ क्या इसमें घुसने से मास मोबिलाइजेशन कम हो गया है और हम केस बाय केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव विद दैट? हाउ डू यू सी दिस? आई कॉल इट अ कनंड्रम। इट्स अ मेसी कनंड्रम। इट्स नॉट स्ट्रेट आंसर नहीं है, बट आपकी सोच क्या है इसमें? मैं निर्भया के इंसिडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। निर्भया इंसिडेंट्स हुआ, जस्टिस वर्मा कमीशन बिठाया गया, हम में से बहुत लोग उस कमीशन का हिस्सा बने और हमने सब लोग ने एज ए अलग अलग सेक्शन ऑफ द ग्रुप्स ने अपनी बात रखी कि लॉज में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन निर्भया के इंसिडेंट्स और जस्टिस वर्मा के ये एक तरफ था, दूसरी तरफ एक ऐसी भीड़ थी जो सड़कों पर आई थी, और वो सड़कों पर जो भीड़ थी उसके साथ बहुत पॉलिटिक्स किया गया, और आज भी वो भीड़ है अलग अलग तरीके से। तो इस सरकार ने उस भीड़ का दिमाग पढ़ लिया था कि भीड़ को जमा करना है तो सेंसिटिव इशू को कैसे लाना है। तो सबसे पहले महिलाओं के मुद्दों को लाओ और फिर गरमाओ। तो उस भीड़ जो है वो आज सरकार के लिए एक सेकेंड हैंड पॉलिटिकल टूल्स बन गया है अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। तो ये भीड़ के सामने आपको मुद्दे देते रहना है, जैसे वो कबूतर के सामने चने डालते रहना है, तो इस भीड़ के सामने वो दाने डालते रहना है। तो दाना एक हो गया, महिलाएं देखो, पहले तो निर्भया का हुआ तो वहाँ पे वो भीड़ आ गई और उस भीड़ ने बहुत प्रॉब्लम किया। मतलब एक लेवल पे हम लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे यहाँ पे पनिशमेंट को पूरा कैपिटल पनिशमेंट की तरफ चला गया। और निर्भया के बाद से लेकर अब तक के जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें अधिकतर केसेस को कैपिटल पनिशमेंट का ही ये मिला है, जजमेंट मिला है। और सरकार भी और मशीनरीज़ भी और मीडिया भी उसी तरीके से करने लगा। हैदराबाद में तो इनकाउंटर किया गया, मतलब तुमने ये जो किया है वो इनकाउंटर के लायक है। बदलापुर करके एक जगह है, वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर एक गन लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बदला पूरा हुआ, मतलब उसको मार दिया गया। ये जस्टिस के तरीके होने लगे हैं औरतों के नाम से, औरतों के बॉडी के नाम से, क्योंकि ये जो पूरा जो रेप कल्चर है, इस रेप कल्चर को अगर सुधारना है, ठीक करना है, तो इनकाउंटर तरीका एक है। तो एक्चुअली ये सरकार ने भीड़ का बराबर इस्तेमाल किया। तो एक बात वो हो गई। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। उस दंगों के बाद उसमें क्या कहा कि तुम्हारी बेटी जो है वो फलाना डमका जो है वो उठा के लेके जा रहा है, तो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। तो वो उस भीड़ का एक के बाद एक कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब तीसरी बात है 3 तलाक के मुद्दे को लेकर कि देखिए मुसलमान मर्द जो है वो कितने प्रॉब्लमेटिक है कि अपनी औरतों को अधिकार नहीं देता। जैसे सभी पर्सनल लॉज में और सभी धर्म के बाकी मर्दों में कोई खराबी नहीं है, सारा खराबी इस समुदाय के अंदर है, मुसलमान समुदाय में है। तो वो भीड़ का इस्तेमाल किया गया और वो भीड़ को बोला गया कि देखो ये दो जो धर्म है, यहाँ पे मुसलमान औरतें बुरखे में बैठती है वगैरह वगैरह, इसलिए इनको अधिकार अपने को देना है तो इस तरीके से देना होगा जिस तरीके से उनकी मानसिकता किसी को भी नस्त नाबूद करने में यकीन रखती है, जेनोसाइड में यकीन रखती है। वो भीड़ कैसे एक के बाद एक तैयार हो गई। इस भीड़ के अंदर हमें बहुत तकलीफ़ हुई। हम जैसे उन लोगों को तकलीफ हुई जो हम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की लड़ाई को लेकर, उसके बदलाव को लेकर हम सालों से लड़ रहे थे। जब मैं हम कहती हूँ तो सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं, मुसलमान औरतें रिप्रेजेंट थी, लीड थी, लेकिन इसमें बहुत सारे संगठनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खास करके नारी अत्याचार विरोधी मंच है, सहेली है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। हम उनके साथ मिलकर हमने अब आर्टिकुलेट करके हम स्टेट और सरकार और कोर्ट के पास में हम गए। तो पर्सनल लॉ के मुद्दों को लेकर उसका डिस्कोर्स होने की बजाय
वो भीड़ के बीच में डाल दिया गया मुद्दा, और फिर भीड़ को बोला गया कि देखो ये औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये मर्द कितना खराब है। तो मुसलमान मर्दों को इतना एक्सट्रीमिस्ट, इतना टॉक्सिक, इतना जहर, इतना फैला दिया उसके अंदर कि सारी खराबी और गंदगी जो है वो इस समुदाय के अंदर है, और वो बेचारी वो औरतें हैं जो 3 तलाक और वगैरह के अधिकार मांगती है। मेरे जैसे इंसान का ये पोजीशन है, हम मानते हैं कि डेफिनेटली मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो बहुत ही बायसेस से डिस्क्रिमिनेट पैदा करता है और मुसलमान औरतों को अधिकार नहीं देता। इसलिए उस कानून को सिर्फ विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म्स, विद इन द पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स नहीं, उस कानून में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर दो, ये हमारा कहना है। इसलिए हम 90s से 95 से हम जेंडर जस्ट लॉ की बात कर रहे हैं कि जेंडर जस्ट लॉ का मतलब होता है कि सभी पर्सनल लॉज जो है, क्योंकि वो खून और शादी के रिश्तों के आसपास घूमते रहते हैं, वो इंक्लूसिव नहीं है, उसको वो जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन से वो सारे एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस को ख़त्म करो। फिर पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स बोलिए, जेंडर टुवर्ड्स इक्वालिटी बोलिए, या जेंडर जस्ट लॉ बोलिए, उसकी भाषा या यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलिए, भाषा 10,000 हो सकती है, लेकिन मुद्दा सेम यही है कि पर्सनल लॉ जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के लेवल डिस्क्रिमिनेट करता है, उसे हटाइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मुद्दे को लेकर जब हम इंगेज करते रहे, हम कोर्ट में गए, हम लोगों के बीच में गए, तो हमें 2 तरीके के बैकलैश हुए। एक, पहले जब लॉज के बारे में बात कर रहे थे, और ये भूलना नहीं चाहिए हम सबको कि मुसलमान औरतें जो है सड़क पे सबसे पहली बात अपने नागरिक अधिकार लेकर आई थी, और वो था शाहबानो और शहनाज शेख। उन्होंने कहा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो हमें नहीं चाहिए, ये हमें इक्वल राइट्स नहीं देता है। और वो पूरा शिफ्ट उसके बाद में जो दूसरी जर्नी हुई है वो शाहीन बाग हुई है। तो मुसलमान औरतों के संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। पर ये सरकार ने मुसलमान औरतों को सुल्ली बुल्ली ऐप्स वगैरह जैसे भीड़ का इस्तेमाल करके जिस तरीके से एक डेरोगेटरी नीचे गिराने की जो बदनुमा कोशिश की है, पर उसका जवाब शाहीन बाग ने दिया। उसका जवाब जो है वो औरतें दी जो कोर्ट में जाके कह रही हैं कि आप हमारे मुद्दे को हाईजैक मत करो, यू आर नॉट आर ब्रदरहुड। हमें पिछले 40 साल से हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे को डाइवर्ट किया उस भीड़ ने। वो भीड़ जो 12 के समय पे बनी, 2012 निर्भया के समय बनी, मुजफ्फरनगर के समय बनी, और उसके बाद में वो भीड़ जो बनती गई, उस भीड़ ने इस मुद्दे को, और ख़ास करके मुसलमान औरतों के मुद्दे को, जेंडर राइट्स, जेंडर पहचानों को एक तरीके से उसने पूरा सिमट दिया, और उसने एक बहुत ही क्या कैसे वेरी डर्टी पॉलिटिक्स फॉर दिस एट द नेम ऑफ द जेंडर एंड हमारी बॉडी और हमारी आइडेंटिटी के साथ में जो खेल खेला गया है ना, मतलब जैसे कि मैं आपको हम आपको कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे जगह पर दुर्गा बन और काली बन पर बुरखे वाली मत बन, तो ये कैसे मान्य हो गया? क्योंकि ये भीड़ ने तय किया, ये भीड़ ने तय किया। तो हमारे पास में एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा भीड़ है जो संविधान को नहीं मानता, उसका एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, और वो पैरेलल सिस्टम में हमारे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रैक्टिसेस, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे लेवल पर वो काम कर रहा है, और वो काम जो है वो दलितों के ख़िलाफ़ है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो औरतों के ख़िलाफ़ है, वो ट्रांस पर्सन के ख़िलाफ़ है, वो सेक्स वर्कर के ख़िलाफ़ है, और वो उन लोगों के भी ख़िलाफ़ है जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये कोर्ट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट हम कोर्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जुडिशल सिस्टम को बिलीव करते हैं। हमारे 50 साल के इस प्रोग्राम के समय पर इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि अम्बेडकर ने हमें संविधान, मतलब अम्बेडकर के साथ और भी लोग थे, संविधान दिए, और संविधान ने हमें बोला कि अपने हक के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, और महात्मा गांधी ने हमें कहा कि आंदोलन करना चाहिए। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, और हम आंदोलन करके अपने सवाल को कोर्ट में ले जाएंगे जहाँ पे हमें अनजस्टिस लगता है। तो दोनों स्पेस को में हमें मूवमेंट ज़्यादा मजबूत करना है। तो मुद्दे हैं और कोर्ट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे सरकार जो भी हो, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक में बिलीव करते हैं, और हमें डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे जस्टिस और हमारे जेंडर जस्ट लॉज की बात होनी चाहिए।
ये सब अभी तक का इतिहास है, ये अभी तक की सीख है. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, दिस आर द काइंड्स ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग. ये मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए कौन सी चीज़ों को हमको अभी आगे के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? इसमें मर्द समुदाय का कुछ रोल कैसे होना चाहिए? यंग जनरेशन की बहुत सारी फेमिनिस्ट ग्रुपिंग्स बन गई है, उनका क्या भूमिका होना चाहिए? जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोग हैं, बहुत सारे आइडेंटिटीज़ के बारे में आपने बात की, फिर वो रिलीजियस बेस्ड हो, एथनिसिटी बेस्ड हो, LGBTIQ के संदर्भ में हो, NTDNT हो, ये सभी आइडेंटिटीज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ है. और ये आइडेंटिटीज़ को लेकर क्या ढंग से ये आंदोलन को इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन एक ऑन बोर्ड उनको इकट्ठा, एक कोऑर्डिनेशन क्या ढंग से होना चाहिए, ताकि ये सब जो इतने बड़े चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और आगे आने वाले हैं, इकोनॉमिक से लेकर, आर्थिक स्तर से लेकर, सांस्कृतिक स्तरों पर, धर्म के स्तर पर, सभी जो आंदोलन है, और इसमें फिर हम क्या दृष्टिकोण से काम कर सकते हैं. तो ये जो अभी कल्चरल नैरेटिव सेट हो रहा है, ये बाकी जो ग्रुप्स हमारे अभी भी हमारे इर्द गिर्द है लेकिन अंदर नहीं है, इनको हम कैसे आगे ला सकते हैं? तो ये एंड ऑल्सो काफ़ी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल थिंग मूवमेंट्स भी फ्रैक्चर हो रही हैं. दलित मूवमेंट भी फ्रैक्चर हो रही है, विमेन मूवमेंट में भी फ्रैक्चर्स हैं. एक तरीके से इसके अलग अलग वॉइसेस, दैट्स गुड, बट व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर, व्हेन देयर इज अ पावर questions being raised within a movement, how do we bridge those gaps to look forward to as an additional this thing? So I feel that the first thing about this fracture thing is to really deeply listen, and I think वो कहाँ हमारा कम हो रहा है ये सब भाग दौड़ में. When people from different communities, different identities are saying that we are not there and we are not in leadership, how can that space be created? What can be the way to bring inclusion? So one of the example, I put it even the 50 years thing, is that when World Social Forum was happening, we had done this inter-movement dialogues. And it is not that one is not willing to take other people's opinion, but there are tensions. We have to talk about those tensions. So how do we create those kinds of spaces? Second thing, I feel very strongly that we have to find another way to approach young people. Young people are not going to come in the way we are organizing right now. We have to reorganize ourselves to see how can younger people's voice be heard, what is their articulation of the way movements are being looked at. The third thing, I feel that we have to find a way to interact with technology, because today if we don't as a movement look at technology, I mean so many movements, you look at what happened in Nepal, it was totally online. Now that is the reality of the youth today, and somewhere we are a little bit outside of that. So how do we get into that whole idea? And the fourth area is that I feel that working with men is critical, and in Akshara we do that a lot. One is that patriarchal structure is also affecting them, and how do we make them understand how it is affecting them? So it's not only what you can do for women, but what you can do for yourself. For yourself, yeah. That is one. Second thing, I feel it's not just men, it's all other genders, that how patriarchal structure is keeping all of them in a particular way. How do we raise the whole toxic masculinity dialogue, and how do we have them also help us deal with the backlash that we are facing? So that is something that we need together, and otherwise we are going to create a society in which the dialogue is not going to happen between different human beings. So finally we are all working for a society where there is peace, there is affection, there is love, there is care, and I feel we are all going away from all that because of the ways the entire socio-economic context is functioning. And if we have to bring that conversation back, where is care, where is affection, where is love, and how do we bring that and leave the control out, leave the power out? And I think that is the conversation that really
all of us need to bring together. So that you see is the kind of a perspective going forward. Yeah. Sharda, Hasina, whoever wants to come in. मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या वो अध्यक्ष ये नहीं है। डेमोक्रेसी घर में होगी तो डेमोक्रेसी बाहर होगी, डेमोक्रेसी बाहर होगी तो घर में होगी। और इसके लिए मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो संविधान है वो संविधान हमें सिर्फ तत्व की भाषा नहीं देता है, वो डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलने के लिए जो संस्थाएं चाहिए, जो काम होना चाहिए और जिस तरीके से सोसाइटी का संगठन होना चाहिए उसके तरीके भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो पहला वर्ड क्या है उनका, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो दौड़ते रहो हैप्पीनेस के पीछे। तो हैप्पीनेस के पीछे अगर हम दौड़ते रहेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है। ये उसी में लिखा है और उसी की तरीके से जनता उनकी चल रही है। हम ये मानते हैं, मैं खुद ये मानती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्क्रीट रास्ता दिया है और वो कॉन्क्रीट रास्ता अमल में लाने के लिए उसके लिए जनता का भी संगठन और जनता की भी समझ बढ़नी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि जो कुछ अपने पास मीडिया है उसको सबको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से लोगों को उसके बारे में सीख देना है, ये सब हम लोगों को करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम चलते हैं तो हम मनुवाद का सामना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हसीना? मेरा ऐसा मानना है कि जो लिसनिंग जो स्पेस है, सुनने की जो जगह है, वो दोनों तरफ होनी चाहिए। शारदा मेरे से उम्र से बड़े हैं इसलिए नहीं, उनका एक अनुभव है, एक बहुत लंबा अनुभव है। मैं शारदा की जगह पे कोई भी ऐसा इंसान जिनका एक लंबा ऐतिहासिक अनुभव है आंदोलनों में, मैं उनको सुनूं नहीं, उनके अनुभव को नहीं सुनूं, तो फिर ये प्रॉब्लम है मेरे में। क्योंकि हमारा आज के समय पर इतिहास को सुनना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, इतिहास को ख़त्म करना चाहता है। और मुझे लगता है कि उसी को जवाब देना चाहिए कि हमें इतिहास को समझने की ज़रूरत है। आई एम टोटली एग्री विद नंदिता ऑल्सो कि सुनने की ज़रूरत है। तो नौजवान, चाहे वो जो भी अपने आप को एक नौजवान एज में देख रहे हैं, या आज का जो नौजवान है जिस एरा में आज वो रह रहा है उसकी हालत और भी ख़राब है। हमारे पास थोड़ी बहुत पॉजिटिव स्टोरीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी हमको मिली है, तो हमारे पास वो इतिहास हम को कुछ में कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन आज का नौजवानों की हालत काफ़ी ख़राब है और उन नौजवानों के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा पॉइंट है, मैं अगर क्रिटिक करती हूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, लेकिन सॉल्यूशन जैसी कुछ तो जगह होनी चाहिए। अगर मैं ये बोलती हूँ कि आंदोलन ने मेरी बातें नहीं सुनी, आंदोलन ने मेरी बातें नहीं सुनी, तो आंदोलन कौन है? आंदोलन शारदा है क्या? आंदोलन हसीना है क्या? आंदोलन तो हम सब के स्ट्रगल्स है, उसका हिस्सा बनो। अगर आप आंदोलन में बिलीव करते हो तो आप उसका हिस्सा बनो। आप अपने आप को ये मत दूर रखो कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। सुनाओ ना, आओ, शामिल हो जाओ। मुसलमान औरतों के मुद्दे को लेकर विमेंस मूवमेंट में हमारी आज भी डिफरेंसेस है। कोई कहता है तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों सपोर्ट करें, हम कहते हैं हम करेंगे। कोई कहता है कि तुम ये सरकार के सामने क्यों मुसलमान औरतों के मुद्दे लेके जा रहे हो, लेकिन और किसके पास लेके जाए? अपनी धार्मिक संस्थाओं के पास लेके जाए, वो मुफ्ती इस्माइल के पास लेके जाए जो कल डिबेट कर रहा था जावेद अख्तर के साथ में। मतलब किसके पास लेके गए? तो हम तो जाएंगे ना सरकार और स्टेट के पास में। तो ये जो मैं अगर इन मुद्दों को मूवमेंट के साथ में अगर बात ना करें, डिस्कोर्स ना करें, तो फिर हम जिस ग्रुप के साथ काम करते हैं या जिस लोगों के बीच में काम करते हैं उसको हम जो भी है क्या इतिहास दे रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड दे रहे हैं? शेतकरी मजदूर के बारे में हम क्या बता रहे हैं? मैं तो नहीं शेतकरी हूँ, मैं नहीं सेक्स वर्कर्स हूँ, तो मेरे पास उनके अनुभव क्या है? तो ये आंदोलन से ही जगह बन सकती है। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, मर्दों को कैसे शामिल करें? ये मर्द है कौन? इनको क्यों शामिल करना? उनको समझ में नहीं आता क्या?
इनको सालों सालों से ये हिंसा पे हिंसा करते जा रहे हैं। ये सिल्वर स्पून लेकर बैठे अपने परिवार में। इनको पर्सनल लॉ में कुछ उन्होंने हाथ पैर मारा नहीं मारा, लेकिन पर्सनल लॉ उनकी गोदी में आके बैठ जाता है, बाप बाप की प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो क्यों नहीं बोलते कोर्ट में जाकर कि मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी पत्नी को या उसको मेरे से अधिकार कम क्यों मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा क्यों मिल रहा है? वो कोर्ट में क्यों नहीं गए आज तक के? वो कभी नहीं गए कोर्ट में। और मर्दों के संगठन हमारे पास है, वो संगठन बने जो औरतों पर हिंसा करते हैं, ऐसे मर्दों को सेंसिटाइज करने की, पर वो कोर्ट में कभी नहीं गए। तो ये सेंसिटाइज करने वाला जो है ना, ये टोकनिज्म मुझे कभी कभी लगता है। ये चाय पानी बना लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, नहीं ये सब नहीं चाहिए। आप सीधा ज़मीन पे जाइए और बोले कि ये जो प्रैक्टिसेस है, जो लॉज में है, पर्सनल लॉज में है, ये सब क्यों है? मैं नहीं मानता। कोई भी आज तक के कोई भी मर्द जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कोर्ट में क्यों नहीं गया? वो संस्था के साथ में जो जुड़े हुए मर्द हैं, वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? गगन और मिन्नल, आपके ऊपर भी वही बात आती है कि कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं अधिकार बोला कि क्यों हमको अधिकार दे रहे हैं? हम एक मर्द होने का अधिकार हमें क्यों मिल रहा है? आपने वो चैलेंज नहीं किया। तो मर्दों को शामिल नहीं करना है, मर्दों को खुद होकर शामिल होना पड़ेगा। हमने नहीं ठेका लेके रखा है विमेंस मूवमेंट ने, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने, कि मर्दों को शामिल करो। हम इतने सर्वाइवल्स हैं, हम ऐतिहासिक लेवल पर इतने सर्वाइवल्स हैं। हर दिन हमको हिंसा और डिस्क्रिमिनेशंस अलग अलग तरीके का फेस करना पड़ता है, और आप बोलते हैं मर्दों को भी शामिल करो। तो ये मर्द क्यों नहीं शामिल होते हैं? उनको क्यों ट्रेनिंग और सिखाने की ज़रूरत है? उनकी उंगली पकड़ के क्यों हमको पुलिस स्टेशन और ये दुनिया भर की चीज़ें बताने की ज़रूरत है? वो खुद क्यों नहीं पढ़ते? वो खुद क्यों नहीं समझते? वो इतने सालों से हिंसा कर रहे हैं, बाप दादा परदादा हिंसा कर रहे हैं, वो आज का नौजवान, इसकी आंखें क्यों नहीं खुलती है? वो ये क्यों नहीं कहता है कि मैं देखते आ रहा पुश्तैनी से कि मेरा बाप हिंसा करता है, मेरे घर में हिंसा होती है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे को शामिल करो। तुम आओ ना शामिल होने के लिए, तुम आओ, काम करो, तुम जाओ कोर्ट में जाओ, तुम चैलेंज करो। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन्स मूवमेंट के ऊपर इतना बर्डन नहीं लेना चाहिए। ये तो वो मर्दों ने बर्डन लेना चाहिए जो मर्दों के साथ काम करते हैं। वो आए और बोले कि माफ़ी मांगे हम सबके सामने कि हमने आपको देखो कितने सालों से आपको पीछे किया है। निर्भया कानून बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया, दुनिया भर के कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अरे बदमाशों, आपकी नज़रिए में नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और हमसे पूछते हो कि हमको शामिल करो। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन, अगर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए तो उन्होंने करना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को सुधारे और वो कैसे ज़मीन पर आए, इक्वल जस्टिस के बारे में बात करें। और एक चीज़ है अभी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो सब जगह उजवी प्रवृत्ति यानी राइटिस्ट टेंडेंसीज आर इंक्रीजिंग एंड वुमेन आर आल्सो पार्ट ऑफ इट लेवल पर। तो ये जो चल रहा है उसको भी मद्देनजर रख के हमें अपनी स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी में हम सबको जो इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं उनको सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस है कि जो नए तरीके से करनी पड़ेगी, नई इंस्टीट्यूशंस भी बनानी पड़ेगी। सिर्फ पुराने इंस्टीट्यूशन से नहीं चलेगा। नई इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ेगी, नई सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पैलेस्टाइन में आज जो संहार हो रहा है उसको देखकर हमें बहुत ये जलन होती है कि ये क्या चल रहा है, ये कोई इंसानियत है क्या कि पैलेस्टाइन में इतना मैसेकर हो रहा है और फिर भी हमारी सरकार ये बोलेगी कि हम उनके साथ है। ये नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। थैंक यू। यू नो, आई एम टेकिंग बैक समथिंग, मैं इस लेके जा रहा हूँ, एंड मे बी आई विल टॉक अबाउट दैट एंड देन मिनार कैन। एंड आई थिंक टेकिंग फ्रॉम यू हसीना, how do men, what are we doing to give opportunities for men to humanize themselves is one. Two, dissent only strengthens institutions. We see dissent as weakening institutions, but actually dissent नहीं होगा तो institutions weak होती जाएंगी. I think these are two things which I see. अभी फिलहाल डिसेंट के ऊपर तो इतनी तो दांव करेज की जो ज़रूरत है। आपने जो बात की और मैं उसे जो लेके जाता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ लर्नड बिहेवियर। पैदाशी लोग इंसान डेमोक्रेटिक नहीं होता, उसे
डेमोक्रेसी सीखना पड़ता है घर से। तो घर में अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो देश में भी नहीं होगी। आप जितने बड़ी लॉज ले आओ, बट वो लर्नड बिहेवियर स्कूल में भी होता है, किधर भी होता है। हाउ डू वी डिज़ाइन अ लर्नड बिहेवियर, यू नो, whatever, I mean, not that I'm great this thing of the US, but एक बच्चा जब US सिटीजन का होता है तो he knows his constitution or her constitution very well. ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन घर का डेफिनेशन क्या है वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। घर से डेमोक्रेसी, अगर घर से डेमोक्रेसी नहीं है, मेरे जैसे लोग घर को छोड़ के निकले हैं क्योंकि मुझे घर में डेमोक्रेसी नहीं लगी, तो मैंने अपना घर बनाया। मेरा जो ब्लड फैमिली है, मुझे उसमें कोई डेमोक्रेसी दिखी नहीं, तो मैंने अपनी चूज़न फैमिली बनाई। तो घर का डेफिनेशन अलग है, परिवार का डेफिनेशन अलग है। तो लोकतंत्र जो है, अगर हमारे ब्लड रिलेशन या हमारे थोपी गई परिवार के अंदर नहीं है, तो फिर वो एक So there has to be a transformatory politics there, I see. But what I'm taking is learned behavior, and it's just not automatic. Constitution है, इसलिए democracy है, that's not guaranteed. But I think at the core what you said, I'm taking, and I was telling you outside, you know, I did a workshop on practicing listening. सुनना हमने सिखाया ही नहीं, जैसे हमने पढ़ना कभी सिखाया नहीं। हमने कहा सीधा पढ़ो, बट हाउ टू रीड, बट मोर इम्पॉर्टेंट हाउ टू लिसन। एंड लिसनिंग, द ओनली इंडिकेटर ऑफ लिसनिंग इज दैट आई चेंज। इफ आई लिसन, आई चेंज, बट वी आर सो यूज्ड टू टेलिंग एंड टॉकिंग and being defensive and becoming defensive. So I'm really taking, and therefore love is about listening. I mean, caring and loving is about listening, in sometimes difficult listening. Listening and accepting. Yeah, so the word listening has the idea that I take it inside. मैं जगह बनाता हूँ अपने अंदर उसके लिए, और शब्द ही दुनिया है. That is what Paulo Freire said. Yeah. So, Gagan, thank you for, in a way, culling out the kind of key lessons. सवाल मुझे लगता है ये गए 50 साल का नारीवादी आंदोलन का परिप्रेक्ष्य और आगे की सोच, ये जो है इसमें क्या क्या मुद्दे हैं कि जहाँ कंटेस्टेशन के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बड़ा सवाल है, क्योंकि कंटेस्टेशन विच लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन वो हमें चाहिए, कि कंटेस्टेशन विच लीड्स टू कोलैबोरेशन वो हमें चाहिए। मुझे लगता है ये गए 1-1.5 घंटे में जो हमारी चर्चा हुई, ये शुरुआत मुझे लगी, वो कोई ऐसी नहीं लगता है कि आप में से हर एक के साथ एक अलग पॉडकास्ट 2-2, 2.5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि हर लफ्ज़ के ऊपर कंटेस्टेशन हो सकता है। तो वो छोड़ते हुए ये जो मुद्दा है कि हाउ डू वी मूव फ्रॉम कंटेस्टेशन टू कोलैबोरेशन while contesting, not giving up our right to contest, not giving up our right to dissent, कि dissent enhances democracy, dissent strengthens democracy, dissent doesn't weaken democracy, and I think that's what is the kind of lesson, उस ढंग का एक सोच हम आगे ले जाए ये आज के आप तीनों से। सो बहुत बहुत शुक्रिया हसीना, शारदा और नंदिता, थैंक यू वेरी मच। आप आए, हमारे साथ ये वक्त बिताए, और एक बहुत बड़े पैमाने पर इसकी एक डेप्थ और विड्थ दोनों भी ये चर्चा में हम ला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।